आज मैं आपको आईपीसी में मृत्यु और पर्यटन के बारे में बताऊंगा कि आईपीसी में डेथ क्या बताई गई है और अटेम्प्ट क्या, ये दो चीज़ बताऊंगा। मृत्यु आईपीसी में डेथ सुसाइडल बताई है, नेचुरल डेथ है और कल्पेबल है और ये बताई गई है, एक्सीडेंटल है, ये मृत्यु बताई गई। मृत्यु आईपीसी में अलग अलग है, जैसे मर्डर, ये भी एक मृत्यु है। तो इनके बारे में बताऊंगा। एक पर्यटन के बारे में कि अटेम्प्ट क्या होते हैं। मृत्यु और पर्यटन इन दो के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे 299 और 300, 299 और 300, 304A, 306, 305, 511, 307, 308, 309, 304B और 304, ये मुख्य रूप से ऐसे प्रोविज़न हैं जिनके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा कि मृत्यु कब एक्सीडेंटल मानी जाएगी, मृत्यु कब सुसाइड मानी जाएगी, मृत्यु कब अबेटमेंट के जरिए डेथ मानी जाएगी, मृत्यु कब मर्डर माना जाएगा, मृत्यु कब कल्पेबल होमिसाइड मानी जाएगी और कब इनका अटेम्प्ट माना जाएगा, कोई भी अपराध का। हम जैसे 299 और 300 पढ़ते हैं कि 299 और 300, क्या इसमें कोई अंतर है क्या? इसमें अगर हम अंतर देखें तो इसमें डेथ ऑफ प्रोबेबिलिटी, डेथ ऑफ प्रोबेबिलिटी ही इसका मुख्य आधार कह सकते हम, या चोट, शारीरिक क्षति, इनके आधार पर आशय, ज्ञान, एक्ट, इनके आधार पर हम डायरेक्ट एक्ट, इनडायरेक्ट एक्ट, इमिनेंट एक्ट, इन सारे शब्दों के आधार पर हम तय करते हैं, न्यायालय तय करेगा कि वो मृत्यु कौन सी मृत्यु है या नेचुरल डेथ है या प्राकृतिक। तो हम जैसे हत्या एक शब्द है, हत्या है कि वह कार्य, डेट इज एक्ट जिससे आपका मृत्यु कारित करने का आशय है, उस कार्य के द्वारा मृत्यु कारित कर देते हो अपवादिक दशाओं को छोड़कर, तो वो क्या होता है? मर्डर कहलाता है। अब अपवादिक दशा है, 5 अपवादिक दशाएं हैं इसमें कि पहला है ग्रेव सडन प्रोवोकेशन, एक्सीडिंग ऑफ प्राइवेट डिफेंस, एक्सीडिंग ऑफ पब्लिक सर्वेंट अपने राइट का एक्सीड कर दे, सडन फाइट और 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति अपनी मृत्यु को सहन करे। तो ये 5 एक्सेप्शन है जिनके आधार पर हम ये देख सकते हैं कि ये कल्पेबल होमिसाइड है या मर्डर। सर्वप्रथम मुख्य समस्या ये आती है बच्चों में कि क्वेश्चन आता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सब आपराधिक मानववध हत्या होती है या सभी हत्या आपराधिक मानववध होती है? तो आप कह सकते हैं कि सभी हत्याएं आपराधिक मानववध होती है। ये जिंदगी में जाने की
कोई बड़ा डब्बा है, उसमें छोटा डब्बा आ जाता है, उसके आधार पर आप तय कर लें। अब देखने वाली बात यह है कि वह कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय है और आप उस कार्य के द्वारा मृत्यु कारित कर देते हो अपवादी की दशा को छोड़कर, तो वह हत्या मानी जाती है। अब इसमें हत्या में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका आशय क्या है, ज्ञान क्या है। ये सेकंड कंडीशन है उसकी। शारीरिक क्षति करने का आशय है या मृत्यु कारित करने का ज्ञान है या डेथ ऑफ प्रोबेबिलिटी का ज्ञान है, क्या सब लिखा है सेकंड स्थिति में। इंटेंशन है, नॉलेज है, बॉडीली इंजरी आई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ आई है। तो आपका इंटेंशन क्या है, नॉलेज क्या है। आप उस लाइन को पढ़े सेकंड को, जिससे आपको मालूम चलेगा। टुकड़े कर दो, ये जरूर पूछी जाती है सेकंड जो कंडीशन है कि मृत्यु कारित करने का आशय है या ज्ञान है, या आपको देखना होगा उसमें, या कोई कार्य ऐसा है जो प्रकृति के मामूली क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। कोर्स ऑफ नेचर, एक्ट ही आपका ऐसा है जो सफिशिएंट है डेथ के लिए, वो मर्डर होगा। एक चौथा है कार्य इतना आसन संकट है, चाहे बिना प्रतिहेतु, आपका कोई भी दुराशय नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, एक्ट ऑफ आपका इतना इमिनेंट है कि वो मृत्यु कर ही देगा। जैसे भरी भीड़ में तोप चलाते हो, आपका कोई आशय नहीं किसका ज्ञान है, किसको मानना है, आपका कार्य ही इतना खतरनाक है। तो इन चारों क्लोज को पढ़े, उसके बाद आपको मालूम चलेगा कि वो आपराधिक मानववध है या हत्या है। या आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे 299 में 3 एक्सप्लेनेशन आए, उसके आधार पे भी तय कर सकते हैं कि जैसे कोई ऐसी चोट देते हो आपको ज्ञान है कि अगर इसको ऐसी चोट दी गई, इंजरी करी गई तो उसकी मृत्यु कारित कर देगा, तब तो वो मर्डर हो गया, ज्ञान हो गया आपको, और आप ऐसे ही करते हैं तो 299। या मेडिकल सुविधा नहीं लेगा, उसको मेडिकल सुविधा प्रोवाइड नहीं होगी तो मर जाएगा, चाहे चोट कैसी हो, ब्लीडिंग से मर जाए। एक है अगर बच्चा जन्म लेता है, उसके गर्भकाल में मार दिया उसको, अगर उसका कोई अंग बाहर नहीं आया, वो क्या है। तो ये आप तीनों कंडीशन उसके एक्सप्लेनेशन पढ़े। ऐसे आप जब भी न्यायालय में जाते हैं 304 299 का पनिशमेंट बताया, तो जहाँ मृत्यु कारित करने का आशय है तब आपको क्या लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा या 10 साल कब मिलेगा। 304 नेग्लिजेंस में भी आता है, उसको भी पनिश किया जा सकता है, लेकिन वो ज्ञान के साथ आपकी नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस भी 2 होती है, सिविल और क्रिमिनल। सिविल लाइबिलिटी होती है और क्रिमिनल लाइबिलिटी भी नेग्लिजेंस में होती है। लेकिन अगर नॉलेज के साथ है, आपको ज्ञान के साथ है नेग्लिजेंस, तो 304 के सेकंड पार्ट में आप जाएंगे। एक भरी भीड़ में आप तेज गति से लापरवाही से गाड़ी चला रहे हैं, या आपको ज्ञान है, तो आप किस में जाएंगे, 304 के सेकंड पार्ट में जाएंगे। आप इसको पढ़े, इसका पनिशमेंट पढ़े 304 का, जिससे आपको मालूम चलेगा कि कल्पेबल होमोसाइड 304 में तय कर सकते हो आप। एक डॉक्टर नेग्लिजेंस करे, कोई कैंची भूल जाए, ज्ञान के साथ करे, बिना ज्ञान के साथ करे, ये भी नेग्लिजेंस मानी जाती है। इसमें कई उदाहरण आएंगे, कई केस लो है, लीडिंग केस लो है, उनका आप अध्ययन करें, कमेंट्री पढ़ें, उसके बाद आप तय करोगे वह आपराधिक मानववध है कि हत्या है। जैसे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, अगर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आप मृत्यु कारित करते हैं, आप बोलना मृत्यु, कभी अपनी भाषा में लिखते वक्त अपराधिक मानववध करता है, हत्या करता है, ऐसा ना लिखना। मृत्यु लिखना, फिर आप तय करना कि वो मृत्यु क्या है। लिखते वक्त ये ध्यान रखें, बच्चे क्या लिखते वक्त बोल देते हैं उसने उसकी हत्या की तो ये हत्या है, ऐसे नहीं। मर्डर तय होता है, आपराधिक मानववध तय होता है, एक्सीडेंट तय होता है, मृत्यु के बाद तय किया जाता है
कि वो नेचुरल डेथ है, हत्या है, सुसाइडल है, एक्सीडेंटल है, डाउरी है, डेथ है, इसलिए मृत्यु सब लिखें। उसके बाद आप अपने आंसर में तय करें कि वो कौन सी आपका पर्सन है, उसका पर्सन का मुख्य आंसर यह है। तो ग्रेव सडन प्रोवोकेशन उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे तो अचानक आपको क्या है, तिरुआवेश में आकर आप उसकी मृत्यु कारित कर देते हैं, या दुर्घटनावश किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देते हैं। मिसफॉर्च्यून से आप क्या अन्य व्यक्ति की भी मृत्यु ग्रेव सडन प्रोवोकेशन में कर सकते हो, लेकिन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन ये कैसा होना चाहिए? क्या स्वयं के द्वारा इप्सित है, खुद के द्वारा तैयार नहीं होना चाहिए। आपको समय नहीं मिलना चाहिए। सोचने समझने की शक्ति जब खत्म हो जाए, जिस समय आपकी रहे नहीं, उसको ग्रेव सडन मानना चाहिए। जिस समय आप अपने आवेश के बारे में निर्णय नहीं ले सकते, उसमें लोक सेवक के द्वारा नहीं होना चाहिए। इसको प्राइवेट डिफेंस में ग्रेव सडन प्रोवोकेशन, ये सारा इसमें देखा हुआ है। इसके भी एक्सेप्शन है कि भी लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट, प्राइवेट डिफेंस या स्वेच्छा तैयार नहीं किया होना चाहिए लोग ग्रेव सडन प्रोवोकेशन। तो उसके आधार पे आप तय करोगे कि वो ग्रेव सडन प्रोवोकेशन के द्वारा मृत्यु की है, वो आपराधिक मानववध है या हत्या है। इसके बाद कोई प्राइवेट डिफेंस में अपनी राइट को एक्सीड कर दे तो वो क्या होगा? उदाहरण स्वरूप जैसे कि एक व्यक्ति किसी घर में आया, उसको जान से मारने का उसका आशय था ए का बी को। बी ने प्राइवेट डिफेंस में उसको एक हॉकी मारी सर पे, वो बेहोश हो गया। वो जान गया कि ये बेहोश है और फिर वो एक हॉकी और मार देता है उसमें, वो मर जाता है। क्या वो आपराधिक मानव? नहीं, वो हत्या मानी गई, वो हत्या होगी, क्योंकि उसने प्राइवेट डिफेंस का राइट को एक्सीड कर दिया। इसी प्रकार पब्लिक सर्वेंट भी अपने राइट को एक्सीड कर दे। इसमें एक शब्द देखना आप, इल विल। इल विल के आधार पर तय किया जाता है कि पब्लिक सर्वेंट ने अपनी प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड किया या नहीं किया। इसके बाद अचानक झगड़ा जनित कोई लड़ाई है, फाइट हुई कोई, उसमें नवजोत सिंह सिद्धू का एक महत्वपूर्ण मामला है इसमें, वो देखिए। इसमें कौन कौन से शब्द आए हैं? अनड्यू एडवांटेज किसको मिली, क्रुएल्टी, तिरुआवेश, अचानक लड़ाई, और भी कई शब्द आए। वो आप इसको सबको याद करें, फिर उसकी भाषा को समझें। और इसका 5वां एक्सेप्शन है, 18 साल से कम का व्यक्ति, अधिक का व्यक्ति, उसको कहता है कि अपनी मृत्यु को सहन करता है, तो वो क्या है? कल्पेबल है या मर्डर है। इसमें एक उदाहरण है, 18 वर्ष से अधिक ना होकर 18 वर्ष से कम के व्यक्ति को आप अबेट करते, वो अपनी मृत्यु सहन करे, उसको कहते हैं ये जहरीला सांप 18 साल से कम का, और उसको कटवाते, तो आपने हत्या का दुष्कर्म किया। 18 वर्ष से कम है और 18 वर्ष से अधिक है, दोनों उदाहरण इसमें दिए हैं, आप पढ़ना। एक इसमें 299 में आप ये जरूर पढ़ना, अगर आप जानते हैं और आप नहीं जानते कि मृत्यु को त्वरित कर देगी, आप जानते हो कि उसको कोई ऐसा रोग अंग से उसका है जिस पर आपने अगर ऐसी कोई चोट कारित की तो उसकी मृत्यु त्वरित हो जाएगी, जानते हो और नहीं जानते, उसके आधार पर इसके उदाहरण दिए हुए हैं। और इसमें घास बिछा देने वाले उदाहरण है। एक व्यक्ति मुर्गी चुराने के आशय से गोली चलाता है, वो उदाहरण है। घास बिछा देना उदाहरण है।
एक बार जुडिशियल एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एक कुएं में जहरीले सांप डाल देता है, ऊपर घास बिछा देता है, वो आएगा और गिर जाएगा, वो मर जाएगा, उसमें कुएं में गिरेगा और अंदर जहरीले सांप है, उसको भी कल्पेबल माना गया। तो कहने का तात्पर्य यह है 299 और 300 आप अपने दिमाग में दो शब्द रखें, इंटेंशन और नॉलेज, या चोट या इमिनेंट एक्ट या नेचर ऑफ कोर्स। इनके आधार पर आप तय कर सकते हैं कि आप कल्पेबल में आ रहे हैं या मर्डर में आ रहे हैं। इन शब्दों के आधार पर ही तय होगा, केवल मात्र भाषा पढ़ने से नहीं होगा। क्योंकि एग्जामिनेशन में जब भी प्रॉब्लम आती है, आपने कितना अध्ययन किया है, कितनी मेहनत की है, उसके आधार पे ही आपका सही आंसर निकलेगा। केवल मात्र ये जो उदाहरण दिए एज इट इज नहीं आते, आ भी जाए तो भी भूल जाते हैं, तो इनको बार बार पढ़ना है। इनके उदाहरण को आप ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, सडन फाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सडन फाइट, इसमें भी आपके कमेंट्री दी हुई है, इसको पढ़ना। और इसके बाद जैसे 305, अगर 18 साल से कम के व्यक्ति को आपने अबेट किया, 305 में 18 साल से कम के व्यक्ति, और उसमें 4-5 व्यक्ति और भी बताए हुए हैं, तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगा। इसमें डेथ पनिशमेंट भी है, 302 में भी डेथ पनिशमेंट है। और अगर किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करते हो तो 306 में आएगा। अगर महिला है तो उसके बारे में प्रजम्पशन बताइए, जो कि एविडेंस की धारा 113A में है, और वो भी 7 वर्ष के भीतर, अगर वो आत्महत्या करती है 113 में। महिला है तो 7 वर्ष के भीतर के बारे में प्रजम्पशन है, विवाह के 7 वर्ष के भीतर। और वरना फिर किसी को भी हो सकता है, चाहे महिला कुंवारी है तो 306 लगेगी। अगर महिला शादीशुदा नहीं है तो 306 ही लगेगी, और पुरुष के बारे में भी 306 लागू होती है। लेकिन देखने वाली बात यह है, ये 306 में आप देखना कितना कारावास पता है, ये भी पूछते हैं आपसे। 304 और 306 का कारावास जरूर पूछते हैं, और इसमें 306 में कस्टडी कितनी होगी, इसके लीडिंग केस है कि 90 दिन होगी या 60 दिन होगी। इसके पनिशमेंट के आधार पर धारा 167 CRPC के आधार पर आप तय करें आपको कितनी समझ आई है, किसमें कस्टडी कितनी होगी। इसके बाद एक धारा है 301, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट धारा है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आपका इंटेंशन है या नॉलेज है, आप उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देते हैं, जिसमें ना तो आपका आशय है न ज्ञान है, तो आप कौन से कार्य के लिए लायबल होंगे, कल्पेबल में जाएंगे या मर्डर में जाएंगे। तब ये बताया गया है कि उस आपराधिक मानववध को ही तय किया जाएगा कि वो हत्या में आता है या आपराधिक मानववध में आता है। जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय आपका नहीं है, ज्ञान नहीं है, उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देते हो, तो उस कल्पेबल को तय किया जाएगा कि वो मर्डर है या कल्पेबल है। एक्सेप्शन के दिन मार रहा है, ग्रेव सडन प्रोवोकेशन मार रहा है, एक्सीड ऑफ प्राइवेट डिफेंस में है, किस में मार रहा है, उसके आधार पे आप तय कर दोगे तो वो 304 में भी जा सकता है और 302 में भी जा सकता है। 301 की भाषा को पढ़े कि जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय है, यह ज्ञान आपको उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे, तो उसमें एक लाइन दी है, वो याद रखें कि उस आपराधिक मानववध को ही तय किया जाएगा कि वो किस में आता है, आपराधिक मानववध है या हत्या है। या आप लाइन अच्छी तरह याद कर लेना।
एक प्रॉब्लम बना दे कि एक आदमी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में, जैसे उदाहरण स्वरूप अपन देख ले, किसी भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, दुर्भाग्यवश किसी भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, तब हम तय करेंगे 301 के तहत करेंगे तय, जिसका मृत्यु कारित करने का आशय नहीं था, ज्ञान नहीं था, तो वह आपराधिक मानववादी ही माना जाएगा। अब ये आईपीसी एक ऐसी चीज़ है, बेरक तो पढ़ना ही है, कमेंट्री भी पढ़नी है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो लीडिंग केस है, अलग अलग हाई कोर्ट के आप लीडिंग केस, और उन पर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय है। देखो, अलग अलग हाई कोर्ट के अलग अलग केस होते हैं, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है, उसके आधार पर आप तय करें कि वो क्या है, कल्पेबल या मर्डर। इसके बाद जैसे 304A, 304A क्या है, इसमें भी तो मृत्यु है। इसमें आपको दो शब्द याद रखना है, रैश और नेग्लिजेंस। अब नेग्लिजेंस 304 के सेकंड पार्ट में भी आती है क्या? बड़ी भीड़ में गाड़ी ले जाता है, उसको नॉलेज होता है, वहाँ ज्ञान है, वो 304 के सेकंड पार्ट में ज्ञान हो गया नेग्लिजेंस के साथ आपको, तो आप 304 में चले जाएंगे। और 304A में नॉट अमाउंटिंग कल्पेबल होमोसाइड, नॉट अमाउंटिंग कल्पेबल होमोसाइड, ये लाइन याद रखा, इसके बिना आपको 0 नंबर मिलेगा, जो कि आपराधिक मानवता की कोटि में ना आए, जो कि आपराधिक मानवता की कोटि में ना आए। रैश और नेग्लिजेंस एक्ट के द्वारा अगर किसकी मृत्यु कारित कर देते हो, वो 304A में चल जाए, उसमें 2 वर्ष ही है, क्योंकि ना तो उसमें आशय होता है, ना आपको ज्ञान होता है, आपका एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस है। लेकिन अगर ये एक्ट आप दोहरा देते हो, बार बार करते हो, वो ज्ञान में आ जाएगा। एक बार किया नेग्लिजेंस, उसी एक्ट को अगर आप बार बार कर रहे हो तो आपको नॉलेज हो गया ना, एक बार के बाद ज्ञान हो गया, तो वो किस में जाएगा, मर्डर में या कल्पेबल में, ये भी देखना है आपको। इसमें भी केस हुआ है, इसमें भी केस हुआ है। खाली आपका एक्ट है जो जनता को, लोगों को डेंजर करे, 336 इसके साथ पढ़ना, 336 CRPC आईपीसी पढ़ना, इसके साथ आप बस पर आप क्या करते हैं, सवारियाँ बिठा लेते हैं ऊपर छत पर, आपका एक्ट ही ऐसा है, तो 336 भी पढ़े आप। इसके बाद मैं आपको प्रयत्न बताता हूँ, ऐसे तो बहुत है, मैं बोलता रहूँगा, बताता रहूँगा, कोई मेरी क्लास खत्म नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी, मैं बहुत बताऊँगा आपको, लेकिन एक साथ इतना बताना इसमें संभव नहीं है ऑनलाइन में। अगर मेरे सामने होता है ना, तो मैं आपको पूछ के ही इतने पूछता, आपसे पर्सन इतने क्वेश्चन पूछता है, लेकिन यहाँ मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, तो मेरे सामने किसी के फेस नहीं होता, तो दिक्कत आती है, मुझे फेस देख के और भी प्रश्न याद आ जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश पूरी करूँगा कि मैं आपको जितना मैक्सिमम मेरे ज्ञान में है मैं आपको बताऊँ। इसके बाद आपको देखना है 307, 308 पर्यटन, एक है मृत्यु 309 में भी बताइए, सुसाइडल डेथ। अब उसमें तो अगर कार्य पूर्ण हो गया, किसको सजा दो, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट के बड़े लीडिंग केस आए। 309 में किस बात का पनिशमेंट, क्या दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, इस पे अपना शॉर्ट नोट लिखिए, और कौन सा केस लॉ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये भी आपसे पूछ सकते हैं, और इसमें कितना फाइन बताया है, कितनी अमाउंट इम्प्रिजमेंट बताया है,
और इस इम्प्रीजमेंट दिए जाने का उद्देश्य क्या है 309 में? क्या 309 में न्यायालय इम्प्रीजमेंट देता वक्त किस उद्देश्य से इम्प्रीजमेंट देगा, क्यों देगा, ये बताइए आप। क्या वो दोबारा इसका सुसाइडल अटेम्प्ट ना करे, या जनता में एक मैसेज देता है? इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक लीडिंग केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं, आप उसका अध्ययन करें कि 309 में इम्प्रीजमेंट क्यों दे, किस लिए दे। ये आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि 309 में इम्प्रीजमेंट क्यों दे, अगर वो उसका अटेम्प्ट करे, कंप्लीशन ऑफ एक्ट ना हो, खाली प्रयत्न हुआ, मरा नहीं, मर गया तो कोई पनिशमेंट ही नहीं। लेकिन देखा यह जाता है 309 में अगर मर गया, क्या अबैटमेंट तो नहीं था, तो उसमें 306 अगर वो अबैटमेंट है तो 306 लग सकती है। उसमें ध्यान रखना। उसमें कई प्रॉब्लम है, कई माता अपने बच्चों को लेकर कूद जाती है, माता बच गई या बच्चे बच गए, उस पर भी केस लॉ है। कुएं में कूद गई माता, बच्चे बच गए या माता बच गई, तो किसको पनिशमेंट किया जाए, क्यों किया जाए, क्या वो मर्डर है, कल्पेबल है, 309 है, क्या है, इस पर भी कई केस लॉ है। इसके बाद अपन को ध्यान में रखना है 307 पर्यटन। पर्यटन क्या होता है? पर्यटन आईपीसी में, चलो मैं आपको स्टेज बताता हूँ। सर्वप्रथम होता है आशय, फिर होता है तैयारी, फिर होता है पर्यटन और कार्य पूर्ण होना, एक्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ एक्ट, चौथी स्टेज है। तो पर्यटन आईपीसी में बहुत कुछ आ जाता है। पर्यटन का मतलब ये होता है कि आपने पूरा एक्ट कर लिया, उस एक्ट उस दिशा में, जो अपराध की दिशा में आपने पूरा एक्ट कर लिया, लेकिन पूर्ण परिणाम को नहीं प्राप्त कर सके। तो पर्यटन आईपीसी में एक तो एक्सप्रेस बताया कि जो 307, 308 एक्सप्रेस रूप से पर्यटन बताए हैं, जिसमें आप ये कह दो डकैती, लूट, इनका पर्यटन बताए हैं, जिनका पनिशमेंट आईपीसी में बताया। और जहाँ नहीं बताया वहाँ धारा 511 लागू हो जाएगी। तो 511 क्या है? कारावास से दंडनीय अपराध, इम्प्रिजमेंट से रिलेटेड ऑफेंस, या लाइफ इम्प्रिजमेंट से संबंधित कोई अपराध, इनका अगर आप पर्यटन करें तो आपको कितना इम्प्रिजमेंट दिया जाए? तो वो कहता है ना, आधा कारावास दिया जाए, जितना बताया उस अपराध में उसका आधा। जैसे लाइफ इम्प्रिजमेंट, तो लाइफ इम्प्रिजमेंट के धारा 57 के आधार पर तय कर दोगे, टुकड़े करने पर 10 साल मिलेंगे, क्या 20 साल माना जाता है, 10 साल मिलेंगे। लेकिन 511 कौन से मामलों में लागू नहीं होता, ये भी पूछा जाता है। अगर कोई जुर्माने से संबंधित है, फाइन से रिलेटेड अपराध है, उनके मामलों में 511 लागू नहीं होते। मृत्युदंड है जिन अपराध में, उन पे लागू नहीं होते। ऐसे कई एक और है, देखना कमेंट्री में क्या लिखा है। 3 मामले ऐसे हैं जिन पर, या एक्सप्रेस रूप से अभिव्यक्त रूप से आईपीसी में बता दिया, जैसे 307, 308 इन पर 511 लागू नहीं होता। मृत्युदंड, जुर्माने से रिलेटेड ऑफेंस, या एक्सप्रेस रूप से आईपीसी में बता दिया, उन पर लागू नहीं होते। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि जैसे 307 की परिभाषा पूछ लेता है कि अगर जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय है, ये ज्ञान है, ऐसी परिस्थितियों में अगर वो मृत्यु कारित कर देता, जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय ज्ञान है और ऐसी परिस्थितियों में उसकी मृत्यु कारित कर देता, तो
किसमें? हत्या की कोटि में न आने वाले। क्या क्या लिखा उसमें कि हत्या और मृत्यु कर देता, मृत्यु कर देता, तो किसमें नहीं आता? हत्या में तो नहीं आता, मारा तो नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? अटेम्प्ट टू मर्डर। 307 में आपको इम्प्रिजमेंट पूछा जाता है, इसमें भी डेथ पनिशमेंट है। अगर आपका आशय ज्ञान है, 14 वर्ष बताया है, 10 वर्ष बताया है, अगर चोट के आधार पर कोई इंजरी हुई है, चोट लगी है, तो कितना पनिशमेंट बढ़ जाएगा? अगर एक आदमी गोली मारता है, उसके पास से निकल गई, टच नहीं हुई, 10 साल। अगर गोली छू कर निकल गई और टच कर गई, उसके शरीर को इंजरी हुई, क्षति हुई, तो 14 साल या आजीवन कारावास क्या बताया। या एक बार उसने आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध 307 का फिर वापस पर्यटन करे और चोट भी आए साथ में, तो मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। अब आपको बताना है कि 308 क्या है। अब 307 में 317 के साथ कंपेरेटिव पढ़ना। एक 317 में बताया कि उसका हत्या या आपराधिक मानवत के लिए अगर कोई बच्चे को ऐसे ही छोड़ देता है, अगर उसका रिश्तेदार छोड़ दे या कोई व्यक्ति छोड़ दे, 307 और 317 को कंपेरेटिव पढ़ना। इसके बाद 308, कोई व्यक्ति जिस व्यक्ति का मृत्यु कारित करने का आशय है या ज्ञान है, ऐसी परिस्थितियों में अगर मृत्यु कारित कर दे तो किसमें नहीं आता? आपराधिक मानवत कोटि में आएगा नहीं, या आपराधिक मानवत होता या नहीं होता। अगर ऐसे मृत्यु कारित कर देता तो वो आपराधिक मानवत का दोषी होता। इसी प्रकार वो 307 में हत्या का दोषी होता अगर वो मर जाता तो। 308 में आपराधिक मानवत का दोषी होता, 307 में अगर वो मर जाता तो हत्या का दोषी होता। ये भाषा याद रखना, लास्ट की लाइन याद रखना। अब आपसे 307 किसके द्वारा ट्राइबल है, 308 किसके द्वारा ट्राइबल है, 307 कंपाउंडेबल है या 308 कंपाउंडेबल है, आपको देखना हो। इतना पढ़ लें, उसके बाद कर बताएं।